फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे 2024 में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि जब से बजट 2024 आया तब से इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। और यदि आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 से 15 सालों में आप बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर के फंड होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम फंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो अपना पैसा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में कंपनियां कार्य करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट कब होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या घटक होते हैं? जब हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलपमेंट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा डेवलप होगा, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, ऐसे सेक्टर जब हमारे डेवलप होंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क से मतलब क्या हो गया, जो टेली कम्युनिकेशन हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हमारे पास अच्छे हो जाएंगे, हार्डवेयर कंपनियाँ जो अपना काम करती हैं वो अच्छे से करेंगे, हार्डवेयर अच्छे डेवलपमेंट हो जाएंगे, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से मतलब हो गया कि रोड डेवलपमेंट हो, हाईवेज बने और रेलवेज का डेवलपमेंट हो। वाटर सप्लाई से मतलब ये है कि वाटर के लिए पाइपलाइन बिछे, वाटर जहाँ ज़रूरत है वहाँ को वाटर सप्लाई हो, गैस पाइपलाइन बिछे। ऐसे सेक्टर में जब काम होते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। और इस फील्ड में जो कंपनियाँ कार्य करती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में हमको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा देश इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तभी ग्रो होगी जब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हाई क्वालिटी का हो जाएगा। किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होती है। किसी देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट क्वालिटी का होता है तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से होता है और वहाँ पर इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो होती है। इसी प्रकार इंडिया की इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का हाई क्वालिटी का हमको करना पड़ेगा। तो जब से बजट 2024 आया है उस टाइम से इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इस बजट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए बजट 2024 जो पेश हुआ उसमें 11 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि GDP का 3.4% है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में कितना ध्यान दे रही है। क्योंकि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा इससे हमारी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो होगी। इसलिए अगर आप ऐसी कंपनी में जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए कार्य कर रही हैं, जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2024 में आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा लगा के छोड़ दें और आगे आने वाले 10 से 15 सालों में आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए अब हम लोग टॉप 3 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड ले रखा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो इक्विटी सेक्टर इसने सबसे ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 95.5% तक का। वहीं डेट की बात करते हैं तो डेट सेक्टर में भी इसने 1.8% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करते हैं इसने 2.5% तक का पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, मतलब इतना पैसा इसने होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इक्विटी सेक्टर इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और यहीं से अपना यह रिटर्न जनरेट कर रहा है। अब अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इसने इक्विटी सेक्टर में ऐसे सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी सेक्टर है। तो अगर हम लोग एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में इसने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, अडानी पावर लिमिटेड हो गई, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कंपनी हो गई, गेल कंपनी हो गई, टाटा पावर कंपनी हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई। ये एनर्जी सेक्टर की हमारे इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो इन कंपनियों में इसने एनर्जी सेक्टर की इन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा। अगर मेटल एंड माइंस की हम लोग बात करते हैं इसने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जैसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, NMDC लिमिटेड कंपनी में, सेल लिमिटेड कंपनी में इसने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं मेटल एंड माइंस फील्ड की। तो इस फील्ड में जब आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्यूचर में ग्रो होगा ही होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसने काफ़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे
स्वान एनर्जी लिमिटेड कंपनी हो गई जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद IRB इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, इस कंपनी में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। NCC लिमिटेड कंपनी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी जहाँ पर इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फाइनेंशियल की हम लोग बात करते हैं, जब फाइनेंशियल सेक्टर में इसने PNB हो गया, RBI हो गया, RBL बैंक हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इस फील्ड में इसने अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस में भी इसने LIC इंडिया की जो बहुत बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस फील्ड की, उस फील्ड में इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड को डेवलपमेंट करने में ध्यान दिया जा रहा है, तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे फ्यूचर में आपका पैसा तेज़ी से ग्रो होगा। अब आइए इस म्यूचुअल फंड का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। अगर हम इसका पिछले 10 साल का रिटर्न देखते हैं तो इसने 26.12% तक का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला ये म्यूचुअल फंड रहा है। यदि आप इसमें 10 साल पहले 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते तो आज आपका जो रिटर्न होता 10 साल में, हम लोग कैलकुलेट करते हैं लमसम कैलकुलेटर से, वो 20 लाख से रुपए से ज़्यादा का आपको रिटर्न या म्यूचुअल फंड दे रहा होता। तो इस फील्ड में म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, जो आपने 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, और यह म्यूचुअल फंड मान लीजिए 15 साल में 20% तक का भी एनुअल रिटर्न दे देता है, तो आपको 15 साल में टोटल रिटर्न 30 लाख से रुपए का भी ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 20% का एनुअल रिटर्न दिया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 10 साल में 26% तक का रिटर्न दे रहा है। अगर इससे ज़्यादा का रिटर्न दे दिया तो आपको यहाँ पर 30 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड दे सकता है। तो अब आइए इस फील्ड में हम लोग SBI इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं, यह म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं इसने कैश के रूप में भी 4.4 पैसा अपना होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। इक्विटी सेक्टर में यहाँ पर देख रहे हैं आपने, यहाँ पर इसने 94.1% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड को डेवलपमेंट करने वाले सेक्टर होते हैं, वहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट किस प्रकार कर रखा है, कौन कौन सी कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो बड़ी कंपनी है वहाँ पर इसका पैसा किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर इसने L&T जैसी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। श्री सीमेंट जो हो गई उस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। शोभा लिमिटेड जो कंपनी हो गई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ग्रासिस में जो इंडस्ट्रीज हो गई वहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। प्रिज्म जॉनसन जो लिमिटेड कंपनी है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है टाइल्स फील्ड की, वो बहुत बड़ी कंपनी है सीमेंट फील्ड की, वहाँ पर इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, वहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद इसने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जैसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम लोग एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इस फील्ड में भी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एनर्जी सेक्टर की जो बड़ी कंपनियाँ हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट है। टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी हो गई, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, BPCL लिमिटेड कंपनी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी जो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर मेटल एंड माइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 11.9% तक का। इसमें जो हो गया टेगा इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी हो गई, हिंडाल्को कंपनी हो गई, आइनॉक्स कंपनी हो गई, ऐसी जो मेटल एंड माइंस की बड़ी कंपनी है वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करते हैं तो ये ऐसा सेक्टर है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्ट होती है इस सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। तो इस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उस फील्ड की जो बड़ी कंपनी है, ईसैब इंडिया लिमिटेड हो गई, गेट जो ID इंडिया हो गई, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। थर्मैक्स लिमिटेड कंपनी हो गई, एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी हो गई, ऐसी कंपनियों में इसने कैपिटल गुड्स सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इसने एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। HDFC जैसे बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सर्विस सेक्टर में भी इसने काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं, जिसने पिछले 10 साल में जिस प्रकार से रिटर्न दिया है, देख रहे हैं आप, इसने 21.3% तक का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड स्कीम, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड रहा है। यदि आप इसमें 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते 10 साल पहले, तो 10 साल में आपको टोटल रिटर्न मिलता 13 लाख रुपए से भी ज़्यादा का मिल जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप 10 साल में 13 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न पा रहे हैं। अगर आप यही पैसा 2 लाख रुपए आप FD में इन्वेस्टमेंट कर दें तो वहाँ पर आपको 5 से 6%, 6 से 7% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 21.36% तक का आपको रिटर्न प्रत्येक साल आपको मिल रहा है 10 साल तक। यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना 15 साल तक अपना
जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का उसको कंटिन्यू रखते हैं तो 15 साल में अगर ये म्यूचुअल फंड ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहा तो आपको 15 साल में आपको 36 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट तो आप करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग होती है वो ज़्यादा हमको होती है, तो इसलिए हमको रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलता है म्यूचुअल फंड स्कीम में। अब आइए इस लिस्ट में हम लोग तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, जो कनारा रेवोके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसने इक्विटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं कैश की बात करते हैं तो 3.7% तक का इसने पैसा कैश के रूप में होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। तो इक्विटी सेक्टर में सारा पैसा इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब अगर हम लोग इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर में इसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले सेक्टर है, वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से आइए हम लोग समझते हैं। तो इसने सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स सेक्टर में कर रखा है। 42.6% तक का इसने इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स सेक्टर में कर रखा है। यह एक ऐसा सेक्टर है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे वैसे इस सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए इस म्यूचुअल फंड ने इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा। अगर हम इस सेक्टर की जो कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं तो जिसमें जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उस कंपनी में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी, वहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा। सीमेंस लिमिटेड कंपनी हो गई, हिताची एनर्जी लिमिटेड कंपनी हो गई, KEC इंटरनेशनल कंपनी हो गई, भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी हो गई, ऐसी कंपनियों में इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कंपनियों में इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए कह दिया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा बजट हमको दे दिया गया है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 18.7% तक का। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो बड़ी कंपनी है L&T कंपनी हो गई, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रिगेड इंटरप्राइजेस कंपनी हो गई, KNR कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जहाँ पर इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी हो गई NTPC हो गई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कंपनी हो गई, BPCL हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसी कंपनियों में इसने एनर्जी सेक्टर की कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो REC लिमिटेड कंपनी हो गई, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी हो गई, ऐसी कंपनी में इसने फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप देख रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम भी काफ़ी अच्छी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रही हैं ये कंपनियां। अब आइए इस म्यूचुअल फंड का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते हैं पिछले 10 साल में, तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया पिछले 10 सालों से। 20.12% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। इसके आगे आने वाले सालों में इससे ज़्यादा का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि बजट 2024 जब से आया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो यह म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो कंपनियाँ होंगी वो आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली हैं। तो अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 10 साल पहले 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 10 साल में आपको टोटल रिटर्न 12 लाख रुपए से भी ज़्यादा का दे रही होती आज के टाइम में। अगर 15 साल में हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आपके 31 लाख से ज़्यादा का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से बजट 2024 आया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड को डेवलपमेंट करने के लिए बजट में बहुत ज़्यादा हमको वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो वर्क करने वाली कंपनी है वो बहुत तेज़ी से वर्क करेंगी, तो इस फील्ड में जो म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी बहुत तेजी से अपना रिटर्न बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 3 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो फ्यूचर में आप कमाल का रिटर्न दे सकते हैं। यदि आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।